प्रीलिम्स निकाले, मैं तो एक प्रीलिम्स से फेल भी हो गया था। देखिए फिर से मैं वही कहूँगा कि आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है ना। आपका टेम्परामेंट, आप मेंस को लेके टेम्परामेंट क्या बना के बैठे कि मैं कर लूँगी। यही टेम्परामेंट आपको चाहिए प्रीलिम्स के लिए कि मैं कर लूँगी। कैसे करूँगी उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, है ना। कैसे करूँगी इसके लिए आपको पहले उसके पैटर्न को पढ़ना हो, बैठ जाइए, है ना। आपको उसके हर एक मतलब प्री का हो चाहे मेंस का हो, उसका पैटर्न पकड़ना होगा कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है या आयोग आपसे क्या चाह रहा है। तो अब जैसे कि प्रीलिम्स में है, हमारे पास 100 क्वेश्चन है, हमें पता है कि सिलेबस है ज़्यादातर 90 क्वेश्चन उससे ही आएंगे। बट हमारा फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो 10 क्वेश्चन पे कि यार वो जो होने ना, जो बाउंसर आ रहा है उस पर हमें छक्का लगाना है। अब वो तो सचिन तेंदुलकर जी भी नहीं कर पाए, तो हम क्यों प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए जो 90 क्वेश्चन है वो। अब उस 90 क्वेश्चन में हमें कैसे फोकस करना है कि सबसे पहले तो हमारा सिलेबस पे पकड़ होनी चाहिए कि उसके जो भी मैक्सिमम डायमेंशन हो सकते हैं वो। दूसरा पी वाई क्यूज़, हम हमेशा क्या करते हैं कि पी वाई क्यूज़ को हल्के में लेते हैं। आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने एनालिसिस किया है पिछले 5-6 साल के पेपर का, बट मैंने किया है। और मुझे पता है कि 7 से 8 क्वेश्चन मैं ये मतलब लिखित में भी देने को तैयार हूँ। 7 से 8 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, आपने यदि देखे हों। उसके अलावा आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन उन्हीं जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं सब टॉपिक से देखने को मिलेंगे, है ना। तो ऐसे में अपने को पता ये चलता है कि 30 क्वेश्चन तक हम पीवाईक्यू से कवर कर सकते हैं, 25 से 30 तक। दूसरा, एक गलती हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने तो की है एक आध बार कि एमपी को लेके, जब हमें पता है कि उस 100 क्वेश्चन में एमपी का वेटेज है लगभग 35 से 40%, हम क्या करते हैं कि एमपी बहुत अच्छा हो गया, कर लिया। अब लास्ट मंथ में जैसे ही आते हैं तो हमारा सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है अदर सब्जेक्ट पे। फिर हम उस सब्जेक्ट को कर देते हैं कम, इग्नोर मतलब इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या कम वेटेज देना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है कि आपको एमपी पे अंतिम दिन तक, अंतिम क्षण तक आपको देखना होगा कि यहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर आप 40 में से लगभग 38 से 40 क्वेश्चन तक ही सही कर सकते हैं, है ना। तो एमपी आपको हमेशा अच्छा रखना है। दूसरा कि रिवीजन, वही मेरा साइकिल मेथड जो है कि सब्जेक्ट आपको कोई भी हल्के में नहीं लेना है, साइकिल में सब्जेक्ट चलाइए। तीसरा वही स्ट्रेटजी पिरामिड शेप कि आप ऐसे तैयारी कीजिए कि आपका बेस आपके पॉइंट में जाके कन्वर्ट हो जाए, है ना। ये हो सकता है कि आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन जब आप इसे व्यवहार में लाएंगे तो आपको जो आपको बाधा लग रही है कि प्रीलिम्स में मैं दिक्कत होती है या मैं कम 1-2 नंबर से रुक जाती हूँ, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि इस स्ट्रेटजी से, इस तरीके से, इस पैटर्न को समझने से आपको वो बाधा उतनी नहीं लगेगी, है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के बारे में एक बात, हाँ, एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को कि पिछले 2021 का जो रिजल्ट आया था उसमें ज्योति दीदी आई थी, आप लोग कुछ लोग मिले होंगे शायद। वो इंग्लिश मीडियम से हैं, 10th रैंक थी उनकी, और हम लोग हिंदी मीडियम से हैं। हम साथ में पढ़ते हाँ, थे एक साथ, और हम हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ते थे, और वो इंग्लिश हिंदी में हम लोग डिस्कस करते थे, और वो आंसर राइटिंग इंग्लिश में करते थे। तो ये चुनौती है, बिल्कुल चुनौती है ये, कि इंग्लिश मीडियम में इतना इतना ज़्यादा कंटेंट आपको मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मिल जाता है। मैंने कल ही, शायद कल या परसों ही सर से बात की थी, तो सर ने मुझे इंग्लिश मीडियम की बुक लिस्ट दी थी पूरी। तो यदि आपको सर से बात करेंगे तो एक पूरी बुक लिस्ट मिल जाएगी आपको, किससे क्या पढ़ना है। उसके बाद जब हम रिच करना है हमें कंटेंट, तो कुछ कुछ सिलेक्टिव यूनिट्स हैं या सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिनके लिए आपको हिंदी मीडियम में कुछ अच्छी जो पब्लिकेशन है उनको पढ़ के उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो इंग्लिश मीडियम की आप जो बुक लिस्ट है सर से ले लेना, और उससे आप अपने नोट्स बनाइए। उसमें कुछ और रिच करना है तो आप हिंदी मीडियम का सहारा लीजिए। अपने जो हिंदी मीडियम वाला आपके कुछ दोस्त हैं उनसे आप पूछिए कि इस टॉपिक के लिए, इस यूनिट के लिए कौन सी बेहतर है, और उन्होंने जो पढ़े होंगे उससे आप उसको, अब यदि आप इंग्लिश मीडियम से लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम अपनी मातृभाषा है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हिंदी से समझ के इंग्लिश में उसको कर सकते हैं। तो आप उसको हमें करना है, उन्होंने किया है। मतलब मुझे भी आश्चर्य होता है इस बात का कि उन्होंने कैसे कर लिया कि हम हिंदी में बात करते थे, हिंदी में हम पढ़ते थे, वो भी हिंदी की बुक खरीदती थी, उनके पास हिंदी की बुक है। मतलब
कई सारे पब्लिकेशन उन्होंने जो नए नया ऐड हुआ उन्होंने हिंदी की बुक खरीदी, हिंदी से पढ़ा और मेंस इंग्लिश से लिखा और 10वीं रैंक हासिल की। आश्चर्य की बात है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये आपका जवाब है कि आप इंग्लिश मीडियम का आप खरीद लीजिए। रिच करने के लिए आप कुछ कुछ टॉपिक ही हैं, पूरा सिलेबस नहीं करना है, कुछ यूनिट्स ही हैं जिनमें आपको हिंदी मीडियम की सहायता लेनी पड़ेगी, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी अगर मैं एक मतलब ये करती था दो तीन 5 महीने छोड़ के मतलब लॉन्ग टर्म हाँ मतलब तो देखा जाए तो आपकी मतलब जर्नी तो काफी मतलब लंबी रही है। हाँ इसमें तो सर अपने आप को इतना मतलब मोटिवेट कैसे रखें लंबे टाइम एक पे तो कहा जाता है कि यार गिव अप करते हैं हाँ। सर मतलब लंबे टाइम के लिए मोटिवेट कैसे रखें? थोड़ी देर पहले शायद यही बात कर रहे थे, मैं शुरू में इंट्रो में बोला था कि लंबे टाइम तक खुद को सस्टेन करने के लिए आपके अंदर से खुद का सेल्फ मोटिवेशन आना चाहिए। अब वो मोटिवेशन आपका कोई एक वर्ड, कुछ एक होना चाहिए आपके भीतर। मेरे अंदर क्या था कि मैं पुलिस में आरक्षक के पद पे एज ए कांस्टेबल काम कर रहा था। अब मैं मोटिवेशन के लिए कितने लोगों को सुनूं, जिनको सुनता था एक सप्ताह तक रहता था, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने भर तक, इससे ज़्यादा तो कोई मोटिवेट आपको रख ही नहीं सकता। कोई दूसरा व्यक्ति बाहर से, जो है बाहर से मोटिवेशन मिलता है, ये आपको खुद से अंदर आना चाहिए। तो इतने लंबे टाइम तक मैं कैसे सस्टेन कर पाया, इसका एक कारण था कि मैंने खुद को एक आरक्षक के रूप में हमेशा जीवन भर रहने कि मैं जीवन भर एक आरक्षक रहूंगा, कांस्टेबल रहूंगा, ये बात मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी। मैंने 8 साल नौकरी की, 8 साल में मैंने एक दिन भी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं इस नौकरी में रहूंगा। ये मेरा सेल्फ मोटिवेशन था कि जब मुझे इस पद पे नहीं रहना है, मुझे एक दूसरा पद प्राप्त करना है, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये जरूर है कि मैं जब भी रिजल्ट आता था, टॉपर्स आते थे और हम यूट्यूब पे सुनते थे, तो उनको मैं कभी कभी सुन लेता था एक आध को, और ऐसा लगता था यार, लेकिन फिर वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाते थे। मुझे बाहर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट, मतलब लगभग मुझे कोई नहीं कर पाता। मैं बहुत लोगों को सुना कि यार मुझे मोटिवेशन आ जाए, पर्सनली तो मुझे नहीं आ पाता है। यदि मैं आप वहाँ बैठा होता, सामने आप बैठे होते, तो भी मैं खुद को मोटिवेट फील नहीं कर पाता। मेरा मोटिवेशन हमेशा सेल्फ मोटिवेशन ही रहा है, और वो इसीलिए रहा है कि मैंने एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा ली थी कि आप एक चीज़ बैठा लीजिए कि आपको एक पद प्राप्त करना है। वो उसका कारण क्या है, वो कारण आपका व्यक्तिगत होगा, जो भी है। मेरा व्यक्तिगत था कि मुझे उस पद पे नहीं रहना है ना। मेरे पास विकल्प सिर्फ एक ही था कि मुझे सरकारी नौकरी ही करना है, मेरे पास दूसरा विकल्प है नहीं, क्योंकि मैं उसमें इंटर कर चुका हूँ। तो बाकी एक तो ये और कि एग्जाम से आगे डेडलाइन फिक्स करने के लिए मतलब कब तक करना है कब तक नहीं करना है, बड़ा प्रेशर रहता है कि यार कितने टाइम को चाहिए जब साथ में एक बैकअप लेके चले सर ऑब्वियसली बात लड़कों को कंप्यूटर में ज़्यादा रहता है उसका सब पे रहता है, लड़की लड़की मैंने आप कमा के मिल रहा है कंप्यूटर आप कुछ कर लो मतलब इसका साथ में तैयारी करते हो बैकअप की जरूरी होता है कि एक डेडलाइन कोई दूसरा प्लान यदि आपके पास, आप कुछ और कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे यदि आपको ऐसा लगता है कि फैमिली को सपोर्ट करना है, तो कुछ आप कर सकते हैं, कुछ समय आप दे सकते हैं, जिससे आपके परिवार का संतुलन बना रहे और आप पर भी अनावश्यक जो प्रेशर है वो ना आए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप कर सकते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। हाँ, जब आपका एग्ज़ाम रहता है तब आप फुली उस पर फोकस होना चाहिए। आपका लक्ष्य एक होना चाहिए कि मुझे इसमें एक पद प्राप्त करना है, तो वो करना है। उसके साथ आप जो कर रहे हैं, कुछ समय दे रहे हैं, क्या है परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, मैं समझ सकता हूँ, तो उसके लिए आपको करें तो ज़रूर आप सपोर्ट करें फैमिली को। मैंने भी किया है, तो मैं इसके लिए कभी मना नहीं करता हूँ कि आप 100% सिर्फ उसी में लगे रहें। लंबी यात्रा है, आशीष ने बताया मैराथन है, तो वो मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है कि दौड़ के ख़त्म करो और फिर पहुँचो। तो लंबी यात्रा है, इसमें आपको कर सकते हैं तो कर लीजिए। टू मार्कर, अच्छा ठीक है। यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर में कितने वर्ड लिखें। देखिए, 2 मार्कर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग क्या, मतलब मैं क्या करता था, सब लोग ऐसा करते थे कि हमारा जो ग्रुप था, कि यदि एक शब्द में पूछा गया है आपसे, नए पैटर्न के अनुसार क्या है, हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे थे, 2024 का एग्जाम मेंस देना था। तो आशीष का फ़ोन आया मुझे कि भैया एथिक्स का पेपर लिखा है क्या इस बार। मैंने कहा नहीं लिखा है। तो आशीष ने बोला लिख के देख लीजिए, टाइमिंग का इशू आ रहा है। टाइमिंग का इशू कैसा कि यदि हम 2 मार्कर 3 मार्कर के जैसे लिख रहे हैं, तो हमारा या तो 10 मार्कर छूट रहा है, या फिर जो 7 मार्कर है वो छूट रहे हैं। तो मुझे, मैंने कहा यार मैंने लिखा तो नहीं, मुझे ऐसा लगा था, मैंने पहले दूसरे तीसरे 3 पेपर की आंसर राइटिंग की थी, मुझे लगा मैं एथिक्स का कर लूँगा, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एथिक्स अच्छी है। वो लगता था, है या नहीं नहीं पता था। तो मुझे लगा, मैं आंसर राइटिंग मैंने नहीं की, हिंदी की और
एथिक्स की मैं आंसर राइटिंग नहीं करता था यूजुअली समय के कारण। करना चाहिए, आपको करना चाहिए। तो आशीष ने बोला कि ये लिख के देख लीजिए, टाइमिंग का इशू आ रहा है। तो मैंने फिर बोला ठीक है, और पेपर के जो मेंस के शायद 8 दिन 10 दिन बचे हुए थे, तो मैंने एक पेपर लिख के देखा, वास्तव में टाइमिंग का इशू आ रहा है, जबकि मेरी स्पीड मेरे ग्रुप में सबसे तेज है, हाँ। राइटिंग सबसे खराब है, स्पीड सबसे तेज है। तो मैंने लिख के देखा, तब भी मैंने 2 मार्कर लिख के देखे। तो अब अपनी पुराने पैटर्न की आदत है कि 3 मार्कर लिखना है, 3 लाइन लिखना है, और फिर उसको पूरा कर रहे हैं तो बीच में कोई क्वेश्चन छूट ही रहा है। फिर हम लोगों ने क्या कहा कि जितना पूछा जाए उतना ही लिखो। 2 मार्कर में जितना पूछा गया है उतना ही लिखा। 2 फैक्ट पूछे हैं, 1 फैक्ट पूछा है तो 2 लिखे या 3 लिखे, और बहुत शॉर्ट में लिखा। पूरा 3 लाइन भरने की जरूरत नहीं है, टेल वर्ड्स लगाने की आवश्यकता 2 मार्कर में कतई नहीं है, बिल्कुल मत लगाइए। यदि आप पूरी लाइन लिखेंगे, ये ऐसा होता है, ये ऐसा हुआ है, ये किया जा रहा है, ये होगा, ये क्या आवश्यकता है उसकी? पूरी लाइन भर देंगे कोई मतलब नहीं, आपका टाइम चला जाएगा, आप आगे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आप उतना ही लिखिए जितना पूछा गया है। 1 वर्ड में पूछा गया है तो 1 वर्ड बता दीजिए, उससे यदि एसोसिएटेड कोई एक आध फैक्ट यदि आपको याद आ रहा है तो वो भी जरूर बताइए। 1 या 2 फैक्ट आप लिख दीजिए, लेकिन होना चाहिए वो आंसर सिर्फ 1 वर्ड 2 वर्ड ऐसे होना चाहिए, टेल वर्ड्स का पूरी लाइन नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई परिभाषा पूछी गई है तो जरूर आपको पूरी परिभाषा प्रॉपर लिखनी चाहिए, है ना। नहीं नहीं, यदि ईयर पूछा है तो सिर्फ ईयर मत लिखिएगा। कि उन्होंने पूछा ये मान लो कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी तो आप क्या लिख देंगे, 15 अगस्त 1969, और आप उसको छोड़ देंगे, तो आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जो पूछा गया वो आपने बता दिया है, लेकिन आप उसमें लिख दीजिए वर्ष डैश करके, आप डेट लिख दीजिए कि 15 अगस्त 1969। इसके साथ साथ क्या लिखेंगे, 1-2 फैक्ट और लिखिए आप इसमें। क्या लिखेंगे, क्या? ठीक है, हेडक्वार्टर लिख सकते हैं, और हाँ, कोई भविष्य का मिशन लिख सकते हैं, या फिर उससे पहले जो समिति बनी थी उसके स्थान पर इसरो की स्थापना हुई थी, वो फैक्ट लिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रभावकारी है ना। वही तो बोल रहा हूँ, मेरे 1 यूनिट्स के नोट 4 पेज में है। किसके लिए? फ्री के लिए आप नोट्स बनाने चाहिए आपको। और मल्टीपल उसकी बात की जाए तो हम लोग तो ऐसा करते थे कि भाई वो आनुवांशिक रोग है, तो आनुवांशिक के लिए 2 पेज की, जिसके पास अच्छी बुक मिली उसमें पीडीएफ बनाई, ग्रुप में शेयर करी कि यार आनुवांशिक रोग इससे पढ़ना है, सबसे अच्छे हैं इससे। और इतना भरोसा कि इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता, और नहीं गया। मतलब हमारा ग्रुप में ऐसे कि हम लोग पढ़ते थे तो कपिल ने भेज दिया कि यार आनुवांशिक रोग के लिए इस बुक में मैंने देखा था और इसमें बहुत अच्छा है, और 4 पेज में 2 पेज में है। उन्हें पीडीएफ बनाई और ग्रुप में शेयर कर दी, बस हम लोगों ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, उसके मेन फैक्ट्स लिख लिए 1 पेज में, खत्म। दूसरी साइड हम देखेंगे नहीं दूसरा नोट्स, क्योंकि हमें पता है कि हम जो 4 ट्रस्टेड ग्रुप है, इसमें जो व्यक्ति जो जिस सोर्स बताएगा वो कंप्लीट है, उससे बाहर नहीं जाएगा, तो भरोसा करना पड़ेगा। तो आप किसी एक सोर्स पे भरोसा कर सकते हैं यदि वो बहुत अच्छा है। और मल्टीपल की जब जाते हैं, जब वो इनकम्प्लीट सा लगता है, आप जब पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा कि इनकम्प्लीट है, इसमें और चाहिए। मेरा सवाल सर आपसे ये है, किसी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट डेवलप कैसे करते हैं? जैसे मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में ज़्यादा है, तो हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, वो सब्जेक्ट की डिस्कस नहीं कर पा रहा। चलिए, मैं आपके सवाल समझ गया हूँ। आप मतलब मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मैं आपके प्रश्न में नहीं हंस रहा हूँ। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि आपका टारगेट क्या है, MBBSC। कितने सब्जेक्ट हैं? 4 पेपर होते हैं ना, 4 में हर पार्ट में 1 सब्जेक्ट है, 8 हो गए, हिंदी 9 हो गया। ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मान लो 10, ठीक है। अब इसमें आपका लक्ष्य है MBBSC, गुजरना आपको इस रास्ते से है। अभी आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप फिर उस रास्ते पे जा ही क्यों रहे हैं? नहीं सर, इंटरेस्ट सारे सब्जेक्टों में, लेकिन हिस्ट्री में ज़्यादा है तो हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम चला जाता है। नहीं, तो डिमांड कितनी है उसकी हिस्ट्री की कितनी यूनिट है? आपकी डिमांड कितनी है? 30 मार्क्स लेना है ना उसमें, जितनी डिमांड है हम उतनी पढ़ेंगे। हम ज़्यादा क्यों पढ़े? हमें क्यों प्रोफेसर बनना है उस सब्जेक्ट में? ना हमें किसी सब्जेक्ट में प्रोफेसर बनना है, और ना हम ये कहना चाहिए कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इकोनॉमिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था,
फिर भी मैं पढ़ता था उसको, क्योंकि हाँ उसकी डिमांड है कि उससे आपको एक यूनिट से 30 मार्क्स इसको क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको करना है, आपका इंटरेस्ट हो अथवा ना हो। ये तो मैटर ही नहीं करता इंटरेस्ट तो वहाँ। और ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए मुझे इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे कई लोग बोल रहे होंगे मैंने मैथ से नहीं, मुझे मैथ में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और कई लोग तो हम लोग को ऐसे ही मिले जो बोलते हैं मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं पीएससी कर रहा हूँ या कर रहे हैं, हाँ ऐसे लोग भी मिले हैं। तो आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, डजेंट मैटर। डिमांड क्या है एग्जाम की, उसके अनुसार तैयारी करना है। और वो इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट है तो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि भाई उतना ही पढ़ना है ना। तब ये संकल्प होना चाहिए दिमाग में, मन में, कि एग्ज़ाम निकालने के लिए मुझे जो करना होगा, हाँ वो चाहे मुझे पसंद हो ना हो, डजेंट मैटर, मैं वो करूँगा या करूँगी। ये हर दिन आपसे बोलिए तो आपका सब बैलेंस हो जाएगा। हो जाए। ये भी गलत फहमी है आपकी। गलत है। हिंदी मीडियम वालों को लगता है इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा अच्छा होता है, ये तो गलत फहमी है। हाँ, हाँ, जितना मेरा अनुभव है वो मुझे लग रहा है कि गलत फहमी है। आप उसको लिखिए सब, वो एक एक वर्ड पढ़ते हैं जहाँ चेक होती है स्क्रीन पे, इतनी बड़ी स्क्रीन पे चेक होती है आपकी कॉपी फाइनल में, और वो उनको बड़े बड़े अक्षरों में दिखता है। आप अंडरलाइन करेंगे तो थोड़ा वो अच्छे से देख हाँ। लेंगे, और अंडरलाइन ना भी करेंगे तो भी वो देखेंगे। बीच में अगर हम आंसर क्रिएट कर रहे हैं ऐसा कुछ लिख सकते हैं या नहीं, स्ट्रिक्ट है कि नहीं आपको बिल्कुल इंग्लिश वाले को आपको इंग्लिश में ही लिखना है, आपको ये सब पढ़ना मुझे लगता है इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं होना चाहिए, हम लोग भी इंग्लिश वर्ड लिखते हैं। है। हाँ, हम लोग मतलब ऐसे एक कोई वर्ड है जो हमें इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, हिंदी मीडियम से हम लोग हैं तो एक आध वर्ड हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखा है हम लोगों ने। हाँ लिख सकते हो, यदि आप इंग्लिश में, वैसे आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप पूरा पेपर आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए। हम लोग हिंदी मीडियम से तो हमसे अपेक्षा ये है कि हम पूरी हर शब्द हिंदी में ही लिखें, लेकिन कोई शब्द ऐसा है जिसे इंग्लिश में लिखने से ही वो बेहतर लग रहा है, और कोई शब्द ऐसा है जिससे मैं आपको हिंदी में लिखने में बेहतर लग रहा है तो आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन अवॉइड करना कि पूरे आपके ऐसा ना हो कि पूरे कॉपी देखने को देखी उन्होंने और हर पेज पे आपका एक ना एक हिंदी हिंदी और संस्कृत का वर्ड दिख रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक आध कभी आ जाता है, अब बात स्वरूप तो आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अपन ने हिंदी का ऐसे लिखा, आपने अगर इंग्लिश में कोई अपन फ्रेज है, कोटेशन है, तो इंग्लिश में लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत में भी लिख सकते हैं हिंदी वाले। हाँ अब ऐसे लिख रहे हैं कोई कोई कोटेशन किसी का इंग्लिश में है, आप उसको इंग्लिश में एज इट इज लिखिए और नीचे लिखिए किसके अनुसार, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। सर फुल फॉर्म में हिंदी मीडियम वाले फुल फॉर्म आता है दूसरों का फुल फॉर्म, तो फिर उसको किस टाइप प्रोनाउंसिएशन लिखिए देवनागरी में लिख दीजिए आप, इंडियन। मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा क्यों लेंगे, जैसे मतलब मैं पहले पी पढ़ लें, पी कितना पढ़ लें, कितने महीने पढ़ लें, उसको कितना कंप्लीट करने की फिर मेंस शुरू करें। अच्छा ठीक है, आशीष जवाब दीजिए आप। ठीक है। देखिए, एक मैं अपने हमेशा उस पर रहता हूँ, पिरामिड शेप पे, है ना। पिरामिड शेप में मेरा बेस सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ये जितना अच्छा होगा मैं पॉइंट को उतना अच्छे से लेके जा पाऊँगा। तो फ्रेशर के रूप में मैंने क्या किया वो मैं बता सकता हूँ कि जब मेरा पहला जैसे मैंने बताया 21 में मेरे पास 1 महीना था, 1 डेढ़ महीने, जहाँ मुझे सीधे प्रीलिम्स में उतरना था, तो उतनी कोई खास तैयारी तो मैं कर नहीं सकता था, सिर्फ मुझे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जाना था। तो फिर लेकिन 21 का देने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि 22 का मैं वैसे दूंगा जैसे दिया जाना चाहिए। तो उसमें मेरी रणनीति ये थी कि मैं जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अभी 26 को टारगेट कर रहे होंगे, है ना। 26 में मेरे पास मान लीजिए मार्च में जैसे मेरा प्री होना है, तो अभी कितने महीने हैं मेरे पास, लगभग 6 महीने हम मान लेते हैं। तो 6 महीने में पहले मैं उसको शेड्यूल करूँगा कि मुझे आगे करना क्या है। शेड्यूल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अपना सबसे पहले देखूँगा फ्रेशर मतलब जीरो से बिल्कुल, है ना। यदि मैं मान लेता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है और अभी मुझे 6 महीने अब पूरी तरीके से जाना है, तो मैं सबसे पहले अपने 6 महीने शेड्यूल करूँगा कि आगे मुझे तैयारी करने कैसी है। अब चूंकि ये मुझे पता है कि मैं 6 महीने लगातार डाटा नहीं पढ़ सकता हूँ, है ना। मैं वैसा मतलब मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे थ्योरी भी चाहिए बीच बीच में,
है ना, कुछ ऐसे सवाल चाहिए जहाँ पर मेरा दिमाग चल सके। तो ऐसे में मेरा ये विकल्प होता था कि जैसे 6 महीने मेरे पास है, तो अगले लास्ट के 2.5 से 2 महीने में रिजर्व कर दूंगा पूरे फिल्म्स के लिए। और उसके बाद मेरे पास जो 3 महीने 4 महीने अभी जो वर्तमान में है, उसमें मैं करूंगा कि अपने समय को ऐसे बांटूंगा कि मेंस भी मैं कर सकूं और प्री भी कर सकूं। अब प्री में तो हमारे पास सिलेबस है कि हमें क्या करना है, मेंस में मैं ऐसे सब्जेक्ट रखूंगा जो इनडायरेक्ट रूप से मुझे कहाँ मदद करेंगे, प्री में मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सोशियोलॉजी को होल्ड कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? इसलिए नहीं कि वो सरल है, इसलिए कि मैं उसको 2 रीडिंग में हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। ऐसे ही एथिक्स में मैं आधा पार्ट होल्ड कर दूंगा कि जैसे उद्यमिता वाला टॉपिक है, तो उसे मैं होल्ड कर दूंगा कि ये भी थ्योरी वाला टॉपिक है, इसको मैं बाद में कर सकता हूँ। ऐसे करके कुछ हमें बैलेंस बनाना होगा, ताकि हमारा प्रीलिम्स भी कमजोर ना रहे, हम पूरी तरीके से लास्ट के 2 महीने पे भी डिपेंड ना रहे, और मेंस में भी चूंकि अंततः सिलेक्शन का ऐसे होना है ना। तो जब हमें पता है कि ऑफिशियली हमें 3-4 महीने ही मिलेंगे मेंस के लिए, जो कि थोड़े कम होंगे, तो इसलिए हमें पहले से तैयारी रखनी होगी, है ना। एक बार जब आपका बेस बन जाता है, उसके बाद आपको अगले प्रीलिम्स में फिर आपका पूरा रणनीति होना चाहिए कि मेंस में बहुत अच्छा करूं, और लास्ट के 3 महीने में पूरी तरीके से प्रीलिम्स ओरिएंटेड, 3-4 महीने में आपके अनुसार जो भी समय है, उस समय में पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाऊं प्रीलिम्स के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि उतनी दिक्कत नहीं आती। सर 2025 मेंस के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे 4-5 के लिए? 4-5 महीने अभी तो खैर डेट अभी आई नहीं है उसके लिए। बिल्कुल अभी आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, तो क्लियर है कि हमें मेंस ही लिखना है। तो अभी एक तो पहला तो सबसे प्राथमिकता टेस्ट सीरीज आपको लगा लेनी चाहिए, टेस्ट सीरीज लिखना चाहिए, जिससे इवेल्युएशन होता रहे और उसमें निरंतर सुधार होता रहे। क्या क्या सुधार हो रहा है, क्या क्या जो अपडेट्स जो आपको बताया जा रहा है कि इसमें ये सुधार करना चाहिए, वो आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नोट्स आपके बन गए हैं, कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अभी इतना समय है, डेट नहीं आई है तो अभी लगभग समय है। तो आपकी 2 प्राथमिकताएं होनी चाहिए। पहला तो आपके सभी यूनिट्स के आपके खुद के नोट्स बन जाएं, शॉर्ट नोट्स बन जाएं। तो पहला आप नोट्स पे काम कीजिए। दूसरा, आप जब टेस्ट सीरीज लिखना है तो आपको यूनिट दी जाएगी कि इसकी इस यूनिट का टेस्ट है, वो यूनिट आपकी कंप्लीट होती जाए। लगातार ये अपना जब तक डेट नहीं आ रही है तब तक इस रूटीन से चलते चलिए। जैसी डेट आ जाती है कि आप बस 1 आध महीने पहले तो आ ही जाएगी, लगभग 1 महीने का समय तो मिलेगा। उस दौरान आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए कि हर चीज़ बार बार रिवाइज होती रहे। और जब हमारा मेंस आ ही जाता है, हमें डेट मिल जाती है, तो सबसे पहला फोकस यही होता है कि सिलेबस जितना आपने डिसाइड किया है 90%, 80%, 85% जो आपने डिसाइड कर रखा है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसमें एक एक चीज़, उसमें आपकी पूरा आपको रिवाइज होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, उसकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। यही उसका मेन जो सीक्रेट है। सीक्रेट कुछ नहीं होता है मीन्स निकालने का, सीक्रेट यही होता है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सब पता होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, उसकी आंसर राइटिंग की टेक्निक्स होनी चाहिए। आंसर राइटिंग में समस्याएं होती हैं इस समय, तो वो आपको मुझे लगता है टेस्ट सीरीज से दूर हो जाएंगे। और कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते से मतलब 25 में भी कौन कौन लिख रहा है? मतलब है 6-7 लोग हैं 25 में, मतलब ये 25 वालों के लिए है या आगे भी, कि ये गलती मत कीजिएगा जो 22 के समय हुआ। ये था 22 का वेट, 2 मिनट बेटे, है ना। 22 के मेंस में हुआ ये कि पहले 3 महीने में डेट थी हाँ। कि इतने समय बाद होने वाला है, फिर फिर बाद में सडनली 3 महीने, 2.5 से 3 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ था वो। तो हमने चूंकि 2.5 महीने पहले मेहनत की, हमको दिखा कि यार बहुत दिक्कत है, ये कमी रह गई है, ये कमी रह गई है, ये कमी रह गई, और लास्ट मोमेंट पे वो डेट बढ़ी थी बिल्कुल, कि एकदम से डेट बढ़ी। तो वहां पे हमने 2 तरीके के लोग देखे। एक जो रिलैक्स हो गए कि अरे चलो ठीक है, टाइम मिल गया है, आराम से कर लेंगे। दूसरे हमारे सर्कल में हुआ ये कि भाई हम तो रो दिए थे वो 2.5 महीने में, क्योंकि हो नहीं पा रहा था, और बहुत सारी कमी पता चली थी कि आंसर राइटिंग में ये नहीं कर पाए हैं, डाटा तैयार नहीं कर पाए हैं, सिलेबस के कुछ पॉइंट छूट गए हैं जो जरूरी हैं, PYQ सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो जब हमने ये देख लिया कि 2.5 महीने में ये कमियां थी, जब हमने 3 महीने में जो टाइम दिया उसके बाद टाइम हमें मिल गया, तो हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो गया कि भाई अब ये जो 3 महीने मिले हैं बेकार नहीं करने हैं। पूरी तरीके से जो कमियां अभी दिखाई दी थी उसको यूज करके उन कमियों को दूर करना है। तो 25 में अभी यही हो रहा है। ये मैं बता दूं कि आप लोग ये गलती मत कीजिएगा कि रिलैक्स होके बैठ जाएं, है ना। पूरे तरीके से और एनर्जी बढ़ाइए। जो कमियां आपने अभी तैयारी के दौरान देखी, मेंस आपने जब शुरू में किया होगा,
तो उस कमी को पहचानिए और रिवीजन कीजिए। बिल्कुल भी रिलैक्स मत होइएगा। जहाँ पहले आप 100% लगा रहे थे, अब बढ़ा के 200% लगाइए, है ना। क्योंकि इन द एंड आपको जब छठवां पेपर आप दे के निकलेंगे ना, ऐसे का पेपर दे के जब निकलेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने उस टाइम का यूटिलाइज कैसे किया, है ना। और आप वहीं पे देख लेंगे कि आपका आगे क्या होने वाला है। तो Right. इसका ध्यान रखिएगा कि समय बेकार मत कीजिएगा। और 70% लोग रिलैक्स हो चुके हैं। रिलैक्स हो चुके हैं। 70 क्या, मैं 80 भी कहूँ तो कोई वही अतिशयोक्ति आता नहीं है। होगी। 80% लोग रिलैक्स हो चुके हैं 25 पे। एक बार कंप्लीट टाइमिंग का इशू आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, टाइमिंग का इशू आ रहा है। एक जो क्वेश्चन था, आप लोकेश छापरे को जानते हैं, सुना है? 2021 में डिप्टी कलेक्टर है, 24 रैंक है। उनके साथ इशू क्या था, उनकी राइटिंग बहुत स्लो है, हाँ, बहुत स्लो लिखते हैं कि टाइम पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। उन्होंने तैयारी ऐसी की कि उन्होंने रोज 3-3 घंटे लगातार कई महीनों तक लिखा है। रोज मतलब 3 घंटे लिखना है लिखना है। तो लिखना है। मतलब मैं भी आश्चर्य था कि मैं खुद नहीं लिख पाया कभी 3 घंटे। मैं कभी नहीं लिख पाया 3 घंटे घर पर बैठ के, 1.5 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं लिख पाया। उन्होंने 3 घंटे बैठ के लिखा, प्रॉपर लिखा। और वो चीज़ को उन्होंने क्या किया कि जो टाइमिंग का इशू आ रहा था, वो उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखने के तरीके में चेंज कर दिया। जो चीज़ हम 10 लाइन में बोलते थे, वो व्यक्ति उस चीज़ को 7 लाइन में कर लेता था, उसको कंप्रेस कर लिया उस चीज़ को। मतलब अपनी आंसर राइटिंग की जो स्किल है, जैसे हम जो कुछ चीज़ें कहने का तरीका होता है हर किसी का, कोई थोड़ा डिटेल में बताता है, कोई उस चीज़ को पॉइंट में बताता है, कोई फैक्ट है, कोई मैप में या डायग्राम में बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने राइटिंग में ये चीज़ें ला दी, मैप, डायग्राम और शब्द शैली को ऐसा कर दिया कि वो पूरा सेंटेंस हमें लिखना ही नहीं है, हमें सिर्फ उसका बहुत छोटे में उसको कंप्लीट कर लेना। तो यदि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो 2 तरीके हैं। एक तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो या तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, या फिर आपकी भाषा शैली को इतना ऐसा कर दीजिए कि वो आपको कम लाइन में, और वो भी कॉपी खाली नहीं दिखनी चाहिए। वो कॉपी खाली खाली क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि आप यदि उसमें डायग्राम डालेंगे, मैप डालेंगे, और थोड़ा सा आप उसको लिखने के पैटर्न पॉइंट्स वाइज या उस तरीके से आप बता पाएंगे। इस पे आप कॉपी यदि दिखाएंगे सर को, हो सकता है सर दें, और आप मुझे भी दिखा सकते हैं, तो उसमें अपन और कॉपी देख के डिटेल में बात कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है मेरा जो स्किप करने की बात बोली थी, उसको ज़्यादा सीरियस तो नहीं सीरियस लिया ले लिया है ना। आपने। हाँ, मैंने स्किप करने का जो बोला था, वो स्किप करना मतलब एक मेरी थोड़ी लंबी प्रोसेस थी। मेरा सिलेबस की आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप इसको ये समझ सके मैं इसको छोड़ूंगा या छोड़ूंगी तो नुकसान नहीं होगा। आप इथनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो नया ऐड हुआ है और सिर्फ एक वर्ड में लिखा है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। उससे क्वेश्चन आना ही है। नया सिलेबस है, नई चीज़ ऐड हुई है, क्वेश्चन आना ही है। टाइम कोई निश्चित नहीं है कि आप कितना टाइम है। आपने इतना बायोलॉजी पढ़ना है आपको, आप एक बार उसको अच्छे से किसी भी सोर्स से या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उससे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एक बार अच्छे से समझ के एक बार उसको 4 से 5 घंटे दे दीजिए। उस टॉपिक को एक बार पढ़ के अपने नोट्स बना लीजिए। एक बार में आप उसको अंडरस्टैंड कर पूरा समझ के अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए कि दोबारा आप जब उसको पढ़ेंगे तो आप उसको पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ याद रहेगी, है ना। मतलब एक बार टाइम तो देना पड़ेगा। देखिए, कोई भी नई चीज़ होती है, हम उसके हैबिचुअल नहीं होते। एथनोबायोलॉजी मुझे नहीं लगता है किसी ने ग्रेजुएशन या कहीं पढ़ी होगी। कुछ ही लोग होंगे जिनका बैकग्राउंड रहा होगा एथनोबायोलॉजी जैसा, नहीं तो अधिकतर लोग जो है इनके लिए नई थी। मेरे लिए भी नहीं थी, मैं तो आर्ट का स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए तो बहुत नई थी। तो हाँ, अब न्यूज़पेपर देखिए सबका अलग अलग होता है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मुझे आदत है।
मैं पूरा पेज, लेकिन उसमें सिलेक्टिव हो जाइए। कुछ नेशनल न्यूज़ जो हमारे काम की रहती है, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ काम की रहती है। एक जो शासन प्रशासन का पेज आता है मध्य प्रदेश का, कैबिनेट के क्या डिसीजन हुए, आज मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ उद्घाटन किया, आज सीएम वहाँ गए। और इंडियन जो भारतीय होता है कि आज पीएम मोदी ने ये किया, आज वहाँ उद्घाटन किया, आज ये हुआ। नेशनल न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, एमपी में शासन प्रशासन पेज पे इंपॉर्टेंट आती है, और एक इंटरनेशनल का लास्ट पेज होता है, उसमें हमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है आप नोट्स बनाइए उसको, आप बस पढ़ लीजिए उसको, बाकी न्यूज़ छोड़ दीजिए, है ना। आज यहाँ ट्रक पलट गया, आज यहाँ चोरी हो गई, वो छोड़ दीजिए, है ना। हाँ, बिल्कुल हेल्प करेगा, बिल्कुल। इतना याद है पाता है न्यूज़ पढ़ के? क्लिक कर जाता है। जब आप हम पढ़ते हैं ना न्यूज़पेपर, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप न्यूज़पेपर पढ़िए। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर जाएगी। हाँ। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं पेपर पढ़ के, मैं एक्चुअली जो 6 दिन पेपर होते हैं ना अपने, उनमें भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ के जाता था, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ कि हाँ एक, तो वो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मुझे वो चीज़ें क्लिक कर जाती थी, वो मैं उनको आंसर में लिख के आता था। हाँ। तो आप पढ़ने की हैबिट डालिए उसको। ऐसा नहीं कि आपको याद ही करना है वो फैक्ट, और आप उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे हैं कि उसको ये मुझे भूल ना जाऊँ, वो लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लगा कि यार ये इस पेपर में लिख जानी चाहिए, तो उसके नोट्स में आप उसको लिख लीजिए, यदि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप राठी और ये नाम जैसे आज के टाइम में हम स्मार्ट स्टूडेंट कैसे एक दूसरे को बहुत डाउट डाउट स्मार्ट मेरा और एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस जो रहता है शायद स्मार्ट और बिजनेस ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कि जो एक ग्लास सीलिंग होती है, एक पतली सी लाइन होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती। देखिए टेक्नोलॉजी होती है अच्छी यूज़ के लिए, हमें उसका बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने मोबाइल रख दिया है और आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जो सब लोग बोलते थे। मैं कभी मोबाइल से ऐसा नहीं दूर नहीं हुआ कि मैंने मोबाइल रख ही दिया है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी, आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, आप कहाँ जाएंगे? मोबाइल पे सर्च करेंगे, मोबाइल पे सर्च करेंगे। आजकल चैट जीपीटी का यूज़ सब लोग करते हैं, हम लोग भी करते थे, मैं भी करता था, और वो अच्छे ठीक ठाक स्तर पर करते थे, हम लोग सब करते थे, आशीष ने भी किया है और अभी भी करते हैं। जब कुछ तैयार करना रहता है चैट जीपीटी पे आप लिखेंगे, बहुत बेहतर आंसर देता है उसका। आप और उससे आप आलसी तो नहीं हो जाएंगे, ये ज़्यादा ये महत्व है। ज़्यादा डाउट आता है सर मुझे भी जैसे हर चीज में आप तुरंत कभी कुछ नहीं बना तो सर्च करें हाँ। मतलब आधा या तो आप उसको डायरेक्टली सर्च करें वहाँ पे डाउट आता है। तो आप जो सर्च कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। हमें जो चीज़ें हमें पास है नहीं, हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमें सर्च करना है, आप करिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो आपने सर्च कर लिया है, आपको वो उपलब्ध हो गई ये चीज़, अब उसका आप खुद से यूटिलाइज, दोबारा आपको वो चीज़ सर्च ना करना पड़े, तो ज़्यादा बेहतर है। आपने एक बार एक टॉपिक को सर्च कर लिया, आपको बहुत बेहतर कंटेंट मिल गया है, आपने अपने नोट्स में ऐड कर लिया है, अब आपको दोबारा उस चीज़ को सर्च करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है आपको पड़ेगी, क्योंकि आपके पास वो चीज़ उपलब्ध है। अब नया टॉपिक जब आएगा, जैसे मान लो अभी एथनोलॉजी की बात हो रही थी, हमें नहीं पता है, आपने चैट जीपीटी पे लिखा और उस पर बहुत अच्छे बेहतर आपको सब चीज़ें मिल गई हैं उपलब्ध, आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया, अपने नोट्स में ऐड कर लिया है, बना लिया, आपको सब क्लियर हो गई, चीज़ समझ में आ गई। दोबारा आपको अब वो जो मेहनत है, आपका जो समय बचाया है उसने, टेक्नोलॉजी ने आपका समय बचा ना, आप किताबों से ढूंढते या किसी से पूछते या वीडियो देखते, जो भी है बहुत समय लगता, आपका वो समय बच गया है। तो अब वो जो समय बचा है, उस समय को आप उस टॉपिक को इतना मजबूत करने में लगाइए कि आपका वो टॉपिक इतना मजबूत हो जाए कि उसका क्वेश्चन जब पूछा जाए मेंस में, तो आप उसमें इतना अच्छा स्कोर करें कि बाकी आपके साथियों से आप मार्क्स बेहतर प्राप्त हो सकें। जैसे सर एक पैटर्न में जैसे कुछ टॉपिक पढ़ लिया था उसके आंसर राइटिंग में पैटर्न क्या आंसर निकालते हैं रेट किया उसमें आधे से ज़्यादा लिख पाना अब तो सोचने की क्षमता मैंने तो पहले आपसे देख लिया कैसे डिपेंड करते हैं
नहीं नहीं, किसी को भी 100% याद नहीं होता है। आपने सर्च किया, आपको आंसर मिल गया, आपने लिखा, आपको 50% याद आ गया। हमारी क्षमता इतनी, एक बार में हमें इतना ही याद रहता है, इससे ज़्यादा याद नहीं रहता है। तो आप जब उसको दोबारा लिखेंगे तब थोड़ा सा परसेंट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर उसको आप तीसरी बार लिखेंगे तो और बढ़ जाएगा। जब आप उसको और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो आपको एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आप उसका 90% तक लिख पाएंगे। तो वो बेहतर है आपको, लेकिन वो बार बार लिखना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका फिर वो स्विच ना हो जाए आप, है ना। तो सर हाँ हमेशा उठा रहता हूँ सर, हॉबीज में कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव हॉबीज कैसे होता है, करता है हॉबीज की डेफिनेशन एक काम से और उसके बाद मेरे पे इंटरेस्ट से क्या क्या इंटरेस्ट है बता दीजिए आपके। सर मैं जितना अपने आप को जानता हूँ सर, जियो पॉलिटिकल न्यूज़ में ठीक है, दूसरा एक लोगों से बातचीत करना, कोई सेंटर मतलब जिससे मुझे कुछ अलग है। और तीसरी सर तो आपने आपका जवाब भी दे दिया। सर ये चीज़ें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव से हाँ, ये हॉबीज कभी इस पर्पज से नहीं बनती है कि मुझे भाई उसमें कहाँ एग्जाम में काम आएंगी या मुझे प्रशासन में काम आएंगी, ऐसे नहीं बनती है। और कुछ हाँ, लेकिन ये आपका, आप यदि आपका इंटरेस्ट है, ये जरूर आपको हेल्प करेगा। जैसे आपका PSI में इंटरेस्ट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप जब पॉलिटी का पेपर देंगे, आप हिस्ट्री का पेपर लिखेंगे, उसमें भी ये, और आप इकोनॉमी का पेपर लिखेंगे, उसमें हेल्प करेगा। आपको लोगों से बातचीत करने में अच्छा लगता है, ये आपके डायमेंशंस खोलेगा, आपको ऐसे में हेल्प करेगा, आपके इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो ये हम ऐसे नहीं बनाते हैं हॉबी, लेकिन ठीक है। आप, आपकी हॉबी बहुत अच्छी है। आप इंटरव्यू में वो तो बनाते हैं हम लोग। नहीं, मैं एक्चुअली मेरी हॉबी मैंने सही लिखी थी, मेरी हॉबी योग करना थी, और मैं वास्तव में योग करता हूँ। लोग योग करना गलत लिखते हैं कि मैं योग करता था, और मैं दूसरी हॉबी थी मेरी वुशु खेलना। और वुशु किसने सुना है? वुशु वुशु मिक्स मार्शल आर्ट्स, है ना, मतलब उसके जैसा। मिक्स मार्शल आर्ट्स में ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते हैं, इसमें ग्लव्स पहनते हैं, हेड लगाते हैं, और वो चेस्ट पहनते हैं। तो मेरी हॉबी, मैंने खेला है, ऑल इंडिया लेवल तक मैंने खेला है, तो मैंने उसको लिखा था एज अ हॉबी। हालांकि अब नहीं खेलता हूँ, लेकिन फिर भी लिखा था उसको। तो ये हॉबी तो हम इसलिए लिखते हैं कि अपना थोड़ा डायमेंशन बोर्ड में बता सकें। हालांकि ये अलग बात है कि मुझसे कभी हॉबी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो यदि आपकी हॉबी एक्चुअली है वो, तो वो वही हॉबी आपको इंटरव्यू में लिखना चाहिए, जिससे कि हम कंफर्टेबल रहते हैं। अब यदि मुझसे योग यदि वस्तु के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते, तो मैं अधिक कंफर्टेबल होकर जवाब दे पाता, क्योंकि वो मैंने किया है। तो ये हमें हॉबीज़ हेल्प करती हैं। और आप हॉबीज़ जो है वो बनाए रखिए, उसको समय भी दीजिए। और आपने बोला कि मुझे खाली समय में करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, हम इसीलिए हॉबी बनाते हैं। करते समय थोड़ा बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगे ऐसा काम कीजिए। दे सकते हैं आप समय, बिल्कुल देना भी चाहिए। आप खाली समय में क्या करते हैं? सो जाते हैं। ठीक है, मतलब यदि आपको खाली समय सोने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है, तो आप सो लीजिए। बस देखो बता नहीं सकते आयोग में। बाकी है बस अच्छी उसको भी हॉबी। नहीं बता सकते आप, तो वही बता नहीं सकते। फिर भी यदि कुछ चीज़ें ऐसे आपको लगता है कि खाली समय है मेरे पास, मैं क्या करूं, तो अच्छी किताबें पढ़िए, लोगों से बात कीजिए। बात करना एक बहुत अच्छी हॉबी होती है, लोगों से जो आपसे कुछ आपको बता सके। अपने आप यदि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से बात कीजिए जो इससे गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, तो अपना अनुभव शेयर करेंगे वो। कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं किताबें पढ़ता था। मोबाइल से थोड़ा कम दूरी रखिए, थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मतलब पढ़ाई के लिए तो आप इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा क्या है, सोशल मीडिया से कभी कभी डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं ज़्यादा, तो उसको एक लिमिट में प्रयोग कीजिए।
ये बिल्कुल बहुत अच्छी, अच्छा ये बहुत बिल्कुल सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका। प्रैक्टिकल समस्या होती है ना डिपेंडेंसी। जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, जैसे टेक्नोलॉजी पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं, जो क्वेश्चन लगभग उनका भी था कि इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि फिर वो एक आलस वाली चीज़ का हो या दिमाग हमारा काम करना बंद कर देता है। तो उतना डिपेंडेंट भी नहीं होना है हमें हर उसके लिए कि आप हर चीज़ भी, आप एवरीथिंग जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आपने उसको चैट जीपीटी पे डाल दिया। हर चीज़ भी नहीं डालना है। वैसे सबसे बेस्ट तरीका अभी जो देखो जो जैसा समय होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। टेक्नोलॉजी है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन पढ़ने के लिए किताबों से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मतलब यदि हम किताबों से पढ़ते हैं, वो कहते हैं ना किताब से पढ़ोगे वो चीज़ ज़्यादा आपके दिमाग में नहीं ग्रैब कर पाएंगे, लेकिन जो मोबाइल से पढ़ोगे उसके लिए उसको पहले आपको किताब पे लिखना पड़ेगा। पहले आपने सर्च किया, पहले आप उसको लिखिए नोट्स पे, फिर उसको किताब पे पढ़िए, तब आपको ऐसा लगेगा मैंने किताब पे पढ़ा है उस पर नहीं पढ़ा है। आपको दिमाग में चीज़ जरूर रहेगी। हम हर चीज़ के लिए उस पर डिपेंड रहेंगे, हर चीज़ उसी से पढ़ेंगे, हाँ। उसको लिखेंगे नहीं, वो उतना बेहतर मतलब विकल्प नहीं है। उसको थोड़ा सुधार सकते हैं, उससे सर्च कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसको सर्च करने के बाद जो हमें कंटेंट मिला है उसको अपने नोट्स में लिखिए, फिर हम नोट्स से पढ़ेंगे। फिर हम उस चीज़ के लिए दोबारा चैट जीपीटी पे या किसी भी उस पर नहीं जाएंगे। वो जब तक लगता है जब तक हम लिखते नहीं हैं। जब तक लिखते नहीं। यही इसका आंसर जैसे ही है। आपने पेन चलाया पेपर पर, हाँ, समझिए आप आधी जंग तो जीत चुके हैं। हाँ, मेन वही तो है। मेन वही। यही टेम्परामेंट तो हमें सुधारना है कि मतलब हमें यही टेम्परामेंट सुधारना है कि हम नहीं कर पाएंगे वाली लाइन जो है ना, वहां पे आके 2 मिनट रोक देना बस खुद को कि नहीं नहीं रुको, ये लाइन थोड़ी साइड करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। जैसे ही आप कोशिश करेंगे ना, वो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएगा। मतलब होता है सबके साथ, हमारे साथ भी हुआ है। हमारे साथ भी होता है। जिस स्टेज में हो वो होता है कि ऐसा लगता है यार हम लिख ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये जब तक लगता है जब तक आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया। पहला तो मुझे लगता है तीनों रखें, हाँ, तीनों रखें, डेली तीनों रखें। नोट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। नोट्स इस उद्देश्य से बनाइए कि जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा, आपके पास जो 10 घंटे मिलेंगे, 8 से 10 घंटे, उसमें वो पेपर की 10 यूनिट रिवाइज हो जाए। ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबके लिए है। सबके साथ ये समस्या होती है कि पहला तो आपने बोला है कि प्रेफ़रेंस, प्रेफ़रेंस कैसे करें? आप एक 7 मार्कर क्वेश्चन लीजिए, आप उसका आंसर लिखिए, ठीक है? पॉइंट मान लो आपने उसमें 6 पॉइंट लिखे, अब आप उसको खुद पढ़िए। अब उन 6 पॉइंट में आप डिसाइड कीजिए खुद से कि मैंने जो 6 सीक्वेंस में लिखे हैं, क्या इनका सीक्वेंस बदलना चाहिए? और बदलना चाहिए तो कौन सा पॉइंट ऊपर आना चाहिए? खुद से आप ही क्वेश्चन कीजिए। हमें एज अ स्टूडेंट हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, लेकिन होने चाहिए, ये मैटर करती है। ये कब मैटर करती है? जब आप हम बहुत माइनर में चले जाते हैं, जब हम एक एक आधा आधा नंबर देखते हैं कि यार नहीं मुझे आधे नंबर बढ़ाना है, मुझे इसमें 3 नहीं मुझे 3.5 मिलने चाहिए। और वो कमी क्या है? वो यही है, जो पॉइंट आपको पहले पे लिखना चाहिए था वो आपने लास्ट में लिख दिया है या बीच में लिख दिया है। वो हमें कैसे डिसाइड होता है? वो क्वेश्चन की प्रकृति पे डिपेंड करता है। और वो आप जब पढ़ेंगे तो आपकी प्राथमिकता समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या प्राथमिकता है, इसमें हमें पहले क्या बताना चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए आपका कोई एक योजना पूछनी है,
चलिए बताइए, लाडली बहना योजना क्वेश्चन 24 में वो हर पेपर में आया, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में भी शायद मुझे प्री याद, में भी मैं हाँ प्री में भी, मेंस में भी। लाडली बहना योजना क्वेश्चन हर पेपर, तीनों पेपर में आया, मेंस में और प्रीलिम्स में भी आया। अब आप बताइए कि यदि आपको वो लिखने को मिल जाए 7 मार्कर, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी? एक एक से बताइए, एक एक से एक एक से। सर जब वो उसका सीएम कौन था? ये सीएम कौन था ये असिस्टेंट? ठीक है, सही कर सकता है आपने। सही बताया। एक हम इंट्रो भी दे सकते हैं यदि 7 मार्कर में डिमांड क्या है उसकी, और डिमांड नहीं है तो हम सीधे बता देंगे उसका। ये इसी में हम थोड़ा उल्टा कर सकते हैं। 2 मार्कर में है तो प्रारंभ से पहले उसका उद्देश्य बताइए। हाँ, क्योंकि उद्देश्य से समझ में आता है। पहले तो उन्होंने पूछा लाडली बहना योजना लिख दिया है, ये है क्या, ये है क्या, तो पहले क्या में बताना है। ये प्रारंभ कम हुई, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो है क्या। है ना? हम क्या है, थोड़ा सा फैक्ट में चले जाते हैं कि मैं यदि डेट बता दूंगा, बता दूंगी तो मेरा स्कोर अच्छा हो जाएगा। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, लेकिन ये हमें कब हुई इससे पहले बताना है कि है क्या। उद्देश्य से पहले। उद्देश्य से पहले, उद्देश्य ही बताना है। यदि आप इंट्रो में ये बता सके कि ये है क्या, कि महिला सशक्तिकरण संबंधित मध्य प्रदेश की एक योजना, उद्देश्य, ये इसका उद्देश्य है। फिर बताइए प्रारंभ कब हुई, है ना, नोडल मंत्रालय कौन सा है, ठीक है, प्रावधान क्या है, लाभ क्या है, ये सीक्वेंस हो जाएगा आपका। बढ़िया है, अच्छा आंसर है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये अपन ने उदाहरण के तौर पर लिया था एक क्वेश्चन, तो ये सीक्वेंस उस पर प्राथमिकताएं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? शब्द, शब्द को लेकर था। कॉमन लैंग्वेज के अच्छे शब्द, मतलब बहुत क्लिष्ट नहीं होना चाहिए। कॉमन लैंग्वेज है हमारी जो हम बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, यदि आपको अच्छे शब्दों में याद है तो लिखिए, वैसे सब अपने शब्दों में तो लिखते ही हैं, उसमें हमें पूरे मार्क्स मिले थोड़ा कम संभावना रहती है। यदि आपको परिभाषा वर्ड टू वर्ड याद है, फिर भी आप एक काम करिए, जैसे परिभाषाएं जो होती हैं, हम लोग क्या करते थे, जैसे सोशोलॉजी है उसमें आपको कम से कम 50 परिभाषाएं मिलेंगी, है ना, परिवार, कुटुंब, कुल, बहुत सारे मिलेंगे। अब उनको कैसे लिखना है, हम अपने शब्दों में लिख देंगे तो सामान्य हो जाएगी परिभाषा, और हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट उसको लिख के आएगा। तो उसके लिए पहला तो आपको भाषा शैली आपकी अलग होनी चाहिए, उसके लिए शब्द अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि सभी परिभाषाएं 2 पेज में लिख ली, 2-3 पेज में सारी परिभाषाएं अकॉर्डिंग टू कोई विचारक, है ना, एक एक परिवार की है तो 2 विचारकों के अनुसार 2 परिभाषाएं याद कर ली, इससे ज़्यादा नहीं करनी, याद लिख ली। अब उनको डेली हम देख लेते थे, पढ़ते हैं तो उनको देख लिया, बस देख लिया, उसको आप रोज़ देखते चलिए, वो एज इट इज़ आपको याद हो जाएगी, या एक आध बार लिख के देख ली। तो परिभाषाएं यदि स्पेसिफिक हो तो ज़्यादा बेहतर है सामान्य के अपेक्षा। नहीं तो सामान्य तो हम 2 में से एक तो मिल ही जाएगा हमें, 2 में से 2 चाहिए तो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। तब भी लिखना है, तब भी किसी का कोई ज़्यादा इफेक्ट रहता है। हाँ, नहीं, वो तो अपनी किस्मत है, लग गया तुक्का, यदि जो याद की उन्हीं के अनुसार पूछते ठीक है, और नहीं आई तो फिर जो याद है वो उनके अनुसार है। समझ रहे हो? यदि हाँ, लिख के तो आना ही है, आधा नंबर तो मिलेगा। सर सर ऐसे टाइम पे वो कर दें, उनकी इच्छा है। इसमें मतलब एक सावधानी रख सकते हैं, जैसे 2 मार्कर वाले में खासकर, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए 15 क्वेश्चन आए हैं, अब 15 में मान लीजिए वो 2 मार्कर है, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, फैक्चुअल होता है। 15 में से मान लीजिए आपसे 7 से 8 नहीं बने, एक पेज पूरा ही खाली दिख रहा है, तो फिर आप रिस्क मत उठाइए कि उसको अगले पेज पे कुछ गलत बताएं, है ना। फिर वहाँ पे आप सेफ खेलिए कि नहीं ये भी मुझे नहीं आता है,
और फिर वहाँ पे आपको जो आता है बस वो बताइए, मतलब 2 मार्कर में ये विशेष ध्यान हाँ। रखिएगा। 2 मार्कर में ध्यान रख, मेरे 22 में हिस्ट्री का पहले पेपर में हाँ। मेरा पहला पेज पूरा खाली था, पूरा। दूसरे पेज में भी 2 क्वेश्चन लिखे थे मैंने, हाँ, 2 या दूसरे 3। में तो वो मतलब शर्म आने लगी थी, हाँ। अरे यार कि खाली जा रही ऐसा है लग तो। रहा था कि पता नहीं हाँ। यार क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहला पेज वो ऐसे ऐसा पूछा कि आपको पता ही नहीं है। अब पता है नहीं तो आप क्या है बताओ, क्या बताओगे उसमें? कुछ भी लिख के आ जाओगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला पेज पूरा खाली, दूसरे पेज में 2 या 3 क्वेश्चन लिखे हुए थे, वो भी लगभग खाली, तीसरे पेज के क्वेश्चन आ गए थे तो वो पूरे लिखे थे। तो मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप अतिरिक्त दबाव ले लें कि यार अब तो मेरा पेपर खराब हो गया, इसको मैंने छोड़ दिया, मुझे कुछ ना कुछ लिख के आना ही है। कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे आसपास का थोड़ा बहुत यदि उसके रिलेटेड है तो लिखिए। हाँ। 2 मार्क सही होता है, जैसे 2 मार्क जो 2 मार्कर है उनमें बहुत रिस्क मत लीजिए, उसमें उससे बहुत डिफर नहीं होना चाहिए। हाँ। यदि उसमें 2 मार्कर में आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया तो वो उसकी मेंटेलिटी हो जाएगी कि आपने पूरे पेपर में ऐसे लिखा होगा। और इसको मतलब पॉजिटिव देखिए कि 2 मार्कर में फॉर एग्जांपल आपसे नहीं बने, आपसे 5 6 7 क्वेश्चन नहीं बने, तो 6 7 क्वेश्चन का टाइम कितना होता है, कम से कम हमने 8 10 मिनट अभी हमारे पास एक्स्ट्रा में हो गए जो हम नहीं कर रहे हैं, तुरंत फोकस शिफ्ट कीजिए 7 मार्कर पे कि ये टाइम मैं वहाँ यूज़ करूँगा या वहाँ यूज़ करूँगी। तो जो आपका यहाँ गैप फिल हो रहा है वो आप वहाँ पे भर सकते हैं उसको। मतलब आपने बोला उन्होंने मेरे पापा से बोला कि सबकी अपनी शैली विकसित करो, मतलब सर खुद की लैंग्वेज देखें कि अपनी लैंग्वेज कैसे लिखें। और मतलब सर भी बोलते हैं कि पॉइंट्स में लिखो, कुछ सीनियर कोई भी करते हैं बहुत टाइम से तो बोलते हैं पॉइंट्स में लिखो, तो पॉइंट्स में लिखना चाहिए तो और कोई मतलब तरीका नहीं है। और मतलब सर इसमें एक चीज़ और है कि मतलब बहुत सारे टॉपर्स को सुनते हैं तो मतलब सीधे फोबिया हो जाता है कि हमको पूरा सिलेबस याद है, सिलेबस इतना वास्ट तो याद करता है कि मतलब सब कुछ समझ सकती है अपने हिसाब से। सिलेबस तो की समझ तो होनी चाहिए बहुत। नहीं सर, समझ तो है लेकिन अब लोग कहते हैं कि याद रहता है कि वो समझ रहती है कि हम लिख देंगे याद रहता है सिलेबस, पूरा। हाँ आप बार बार वैसे ही। देखिए। बिल्कुल याद रहता है, मतलब जब हम तैयारी करते हैं तो हमें सिलेबस ही याद नहीं है तो नहीं सर, पूरा सिलेबस मतलब जो सिलेबस में जो दिया है, सिलेबस के अंदर जो पढ़ना है वो सब याद है। वो सब याद रहता है। अच्छी बात है यदि याद रहता है तो। मुझे मतलब मैं बताया ना मेरा तो 80% का था, तो जितना हमने पढ़ा है, हम क्या है, एक जो मानवीय दिमाग की क्षमता है वो, आप एक चीज़ पढ़ते हैं आप 7 दिन से अधिक वही चीज़ याद नहीं रख सकते, 7 दिन बाद आप भूल जाएंगे उसको। तो यदि उनको 100% याद है तो वो 7 दिन तक रहा होगा। मतलब सर ये सब कहने की बात रहती है कंप्लीट में मतलब याद नहीं उनको याद रहता है, कई लोगों की अच्छी क्षमताएं होती है, इनको याद रहता है। मतलब आपका प्रश्न क्या है, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर ये है कि मतलब उनको याद रहता है, हम पढ़ रहे हैं अगर हमको कितने दिन की बार याद नहीं करना है एग्जाम देने, नहीं, मतलब ये है कि अपने आप में रहता है। देखिए पहली बात तो है कि आप तुलना करना बंद कीजिए। जब हम तुलना करते हैं कि उनको याद है हमें याद नहीं है, और वहीं हम पीछे हो जाते हैं। तुलना मत कीजिए आप जब हम क्या कैसा रहता है, जब 6 पेपर है, मैं पहला पेपर लिख रहा हूँ और हमारे सामने पहले पेपर का क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री का आया, तो हमें वो हिस्ट्री का क्वेश्चन क्यों याद आ जाता है उसका आंसर, जबकि हम तो 8 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं ना, कितना कितना मैसअप हो गया होगा, लेकिन क्वेश्चन आते से वो चीज़ याद आ जाती है, तो वो आपको याद है यदि आ गया तो आप इस पे बस चाहिए कि मुझे 100% सिलेबस याद करना है, ये करना है। सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसकी आंसर राइटिंग कीजिए प्रॉपर, वो आप क्वेश्चन जैसे ही आएगा आपको वो चीज़ क्लिक कर जाएगी यदि आपने अच्छे से पढ़ा है। तो ये मतलब पॉइंट्स के अलावा कोई तरीका होता है कि पॉइंट में लिखने का? क्वेश्चन की डिमांड होती है, पॉइंट्स हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा समय बच जाएगा, थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा, है ना, समय बच जाएगा, पूरा सेंटेंस नहीं, पैराग्राफ नहीं लिखना पड़ेगा। फिर भी कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनकी डिमांड रहती है उन्हें पैराग्राफ नहीं लिखना पड़ता, वो क्वेश्चन की डिमांड होती है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे तो सर बताएंगे उसके बारे में, वो अलग अलग क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है उस पर डिपेंड करता है। पॉइंट वाइज लिखें ज़्यादा अच्छा। क्वालिटी से आर्टिकल सर हम ऐसा क्या पैटर्न डेवलप करें तो याद आर्टिकल याद आर्टिकल आर्टिकल कैसे रिलेट कर रहे हैं उसमें, आर्टिकल तो आप हमें याद ही रहते हैं यूजुअली। देखिए पैटर्न तो ऐसा रहता है कि हमें कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिए। भाग 3 मूल अधिकार, है ना, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, संशोधन, संसद, विधानमंडल, जो कि हमारे सिलेबस में, इनके आप आर्टिकल याद कर लीजिए, यही पूछे जाएंगे, यही हमें यूज़ करना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई आर्टिकल नहीं पूछते हैं। आप थोड़ा और स्पेसिफिक होके आर्टिकल के बाद सब आर्टिकल्स भी आप याद करिए, है ना। 15(4) में आरक्षण, 16(6) में ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। सिर्फ 16 लिखेंगे अच्छी बात है,
आप अगली कॉपी आई किसी ने 16 अच्छे लिख दिया, लिख दिया। फिर आपका तो कम हो जाएगा ना मैम। ये आप यदि बुक की लिख पाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि हम जो सेम टू सेम वो लैंग्वेज नहीं लिख पाते हैं बुक की। हमारी खुद जो आप आंसर राइटिंग करते हैं, अच्छा भाषा शैली सुधर जाती है यदि हमारी बहुत सामान्य, आप जब आंसर राइटिंग करते रहेंगे भाषा शैली आपकी सुधर जाएगी। जब हम पढ़ते हैं किताब तो सिर्फ उसको पढ़ते नहीं है, उसकी भाषा को भी पढ़ते हैं, तो वो शब्द भी हमारे अंदर आते हैं और लिखने के बाद आपकी वो शब्द भी आपकी कॉपी में प्रैक्टिस के बाद झलकने लगेंगे, तो वो आपको प्रैक्टिस करिए, बार बार आ जाएगा। 200 के ही है उसमें, हाँ 180 लिख सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। आपको 180 में आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है, आप 180 लिख दीजिए, कॉपी खाली ना दिखे इसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज करिए उसको, फ्लो चार्ट वगैरह कुछ बनाइए जिससे कॉपी खाली ना दिखे। बाकी 180 ही, एग्जैक्ट वर्ड कोई काउंट नहीं होते हैं, और ना हम लिख पाते हैं कि 200 के 200 ही लिखें, भाई कई लोग 150 में भी कंप्लीट कर देते हैं, तो वो 180 200 के बीच में होनी चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस कब की? अभी तो आप, मेरे पास 2 ही पद थे, मैंने डीसी या डीएसपी, तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी डीसी थी, अब वो क्यों नहीं किया इस पे चर्चा की जा सकती की जा सकती है इस पे। तो आपके लिए जर्नी है सर, ये कंटिन्यू रहेगी या आप जैसे आप यूपीएससी वगैरह थोड़ा समय है उस पर, यदि रहेगा तो अभी कुछ सोचा नहीं है, रहेगा कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ बनते हैं यदि ये सब पॉजिटिव रहता है तो करेंगे प्रयास, बाकी अभी इतना कुछ नहीं सोचा। उसमें ये है कि जैसे मैंने मान लिया कि मुझे 36 को प्रेफर करना, बीच क्या होता है कि जैसे अभी मुझे 2400 कोई 3200 ग्रेड पे या 3600 ग्रेड पे कोई वैकेंसी आ जाती है, तो मैं उसकी तरफ भागने लगती हूँ। ये शायद आपके साथ भी होगा, आप भी ऐसा ही किया? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा लक्ष्य ही एक था, मेरा कांस्टेबल के बाद मेरा लक्ष्य था सब इंस्पेक्टर, मेरी सोच नहीं थी एमपीपीएससी, मैंने सब इंस्पेक्टर दिया, पेपर निकला, फाइनली में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मेरा लक्ष्य वहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद वैकेंसी नहीं आई, मैंने 1 साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, वैकेंसी नहीं आई, फिर मैंने खुद का लक्ष्य चेंज किया और मैं आया एमपीएससी पे, एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज, ना कि फॉरेस्ट। मेरा लक्ष्य एक था और क्लियर था, स्पष्ट था, एमपीपीएससी सिविल। मेरे पास बीए था, समय था, लोगों ने बोला, दोस्तों ने बोला यार बीएससी कर लो, फॉरेस्ट में ऑप्शनल एग्जाम होता है, इजी रहेगा, तो मैंने उनको डिनाई किया। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरा लक्ष्य है एक कि मुझे एमपीपीएससी सिविल करना है और करना है। पार्ट भी हिसाब से घर वालों को भी प्रेशर रहता है कि पीएससी सर्टिफिकेट नहीं है, तो हाई ग्रेड पे ट्राई करो, कोऑपरेट करो, तो उस पे इसमें सर मैं क्या पूछती हूँ, तो फिर वो छूट जाता हूँ, फिर मैं उस व्यापम से कुछ भागे नहीं वो उसके एग्जाम से ही नहीं आई तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ये प्रैक्टिकल भी है, ऐसा होता भी है। तो आप जैसे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय कितना है उस हिसाब से आप डिसाइड करिए, और जो अपना अगली जो ऊपर ग्रेड पे का एग्ज़ाम आने वाला है उस वो कितना कब है, जैसे आपका एमपीपीएससी से क्लैश तो नहीं हो रहा है, क्या आपके पास उसको समय देने के लिए समय है? यदि समय है तो समय दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हुआ कि मैं पीएससी को अलग जाएगा नहीं मतलब छूटना भी नहीं चाहिए, जैसा यदि मेरे साथ ऐसा होता था कि मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, हालांकि मैंने कोई एग्ज़ाम ऐसे दिया नहीं है, लेकिन यदि देना भी होता था कोई एग्ज़ाम, तो जैसे मैंने यूपी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा था, लेकिन एग्ज़ाम देने गया नहीं, समय था, सब कुछ था, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मुझे लगा सिविल करना है। अगर मैं देने भी जाता तो मैं सिर्फ देने जाता, उसके लिए मैंने बिल्कुल समय नहीं दिया था, मतलब अलग से मैं पढ़ाई नहीं की थी, मैंने एमपीपीएससी का सिलेबस नहीं छोड़ा, उसके साथ साथ मैंने फॉर्म डाल दिया था और देने मैं जाने वाला था, लेकिन मैं नहीं गया, और जाता तो मैं उसके लिए अलग समय नहीं देता और जाता और निकल जाता, तो ठीक है, नहीं निकलता तो अपन इसमें थे। मैथ्स मुझे पढ़नी पड़ती है, 8 सब्जेक्ट होते हैं, कुछ समय दे सकते हो आप, जैसे यदि आपको लगता है पेपर अगले 20 दिन या 1 महीने में है, तो आप चाहो तो 1-2 घंटे 3 घंटे उसके लिए अलग से दे सकते हो, थोड़ा पीएससी भी आपका सिलेबस छूटे भी ना, और आपको यदि उसमें देना है समय तो कुछ समय दे सकते हो। जब पेपर बहुत पास में है तो समय दे लीजिए, अपग्रेड करने में कोई बुराई नहीं है, यदि आपको उससे बेहतर पोस्ट मिल रही है तो उसको भी ले लेना चाहिए। पार्ट भी सब बात करना पड़ता है, सब प्रेशर रहता है कि ये पीएससी सर्जन नहीं है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, और ये होता ही है जब हम उस तक सिलेक्शन नहीं हुआ होता है तब तक ये चीज़ें रहती हैं कि सर्टेन नहीं है,
तो आपको पार्ट भी यदि आपको ऐसा लगता है कि एक दूसरा प्लान बनाना है और समय आप दे पा रहे हैं और पेपर बिल्कुल नज़दीक है, तो आप समय दे लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप पीएससी से हट जाएंगे। जैसे कोई एग्ज़ाम होगा आप दोबारा से आ जाएंगे, लेकिन आपका मुख्य लक्ष्य है उससे ना भटके, वो आपके दिमाग में बना रहे। और आपने जो स्टार्ट की एमपीएससी की, तो सेल्फ स्टडी में अपन को समझ में नहीं आता है, तो अपनी तैयारी सही डायरेक्शन में जाती है। पर आप नहीं मेरे साथ ऐसा कि कोचिंग मैंने नहीं जा पाया, मैं किसी के पास नहीं जा पाया, तो यही था कि ग्रुप बन जाता है तो वही आपको गाइड करते रहे। मेरा एक ग्रुप अच्छा बन गया था कि फिर इन लोगों ने मुझे गाइड किया और मैं कोचिंग नहीं जा पाया, अब समय नहीं था, कई सारे कारण थे। आप लोग जा पा रहे हो, आपको गाइड मिल रहा है तो आप लीजिए। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट और है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, वो तो खैर अपना खुद व्यक्तिगत होता है, आप किस में कंफर्टेबल हैं। और यदि ये पूछना चाहे तो मेरा पहले 2024 से पहले मैं करता था 11 मार्कर, 3 मार्कर, फिर 5 मार्कर। 2024 के नए सिलेबस में मैंने ऐसा किया था कि शुरू से स्टार्ट किया है और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है वो कर दिए। 15 में से 2 मार्कर में से मुझे 10 अच्छे से आए, मैंने वो कर दिए। 7 मार्कर 10 में से 7 अच्छे हैं, वो 7 कर दिए। और जो अगले जो 5 क्वेश्चन है उसमें 3 अच्छे हैं, वो कर दिए। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में जो आपको कम आ रहा है वो कर दीजिए, जो नहीं आ रहा है वो छोड़ दीजिए, ऐसा। थैंक यू। हाँ, अच्छा, आशीष देंगे आप लोगों का। ठीक। मतलब आपका प्रश्न ये है कि लास्ट के 2-3 महीने में प्रीलिम्स को कैसे हैंडल किया जाए, कितनी क्वेश्चन लगा चाहे लिए? टेस्ट सीरीज को लेके या उसको कवर करने से लेके। देखिए लास्ट के 2-3 महीने में हमें ये तो तय है कि हमें बैठ जाइए, 2-3 महीने में हमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है, उस कंपटीशन में हमें आगे आना है। तो अब आपका ये जो सवाल है कि आपको कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि एक व्यक्तिगत रूप से आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं उसको लेके। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मैंने प्रीलिम्स के लिए ऐसा कोई खास अलग से टेस्ट सीरीज नहीं ली है। मेरा पूरा फोकस रहा है कि मैं PYQs को मैक्सिमम यूटिलाइज करूं। हो सकता है कि मैं उससे दूसरी तीसरी बार भी लगा रहा हूँ, मुझे हो सकता है वो एज इट इज़ याद आ जाए क्वेश्चन का क्वेश्चन, बट फिर भी मैं उसको लगाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं 1% चांस रहेगा कि मुझे कुछ नया डायमेंशन उससे मिल जाए, है ना। तो और दूसरा कि PYQs क्यों लगाने हैं, सबसे पहले तो ये अपने आप से पूछिए। फॉर एग्जाम्पल हमें क्यों लगाने हैं, हम 2-3 कारणों से लगाते हैं। एक कि हमें नए क्वेश्चन मिल जाए, दूसरा हमारा जो OMR का प्रैक्टिस है वो हो जाए, है ना। अब चूंकि OMR को लेके है कि यदि OMR में हम गलती नहीं कर रहे हैं, कि हम OMR सही से भर लेते हैं, हमारा पैटर्न जो है खासकर प्रीलिम्स को सॉल्व करने का पैटर्न, आप वो पारंपरिक तरीके से जाएंगे 1 से लेकर 100 तक तो गलतियां हो जाएंगी, है ना। आपको वो स्ट्रेटजी लगानी होगी कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से 10 5 बाउंसर है, उनको हटाइए, 90 बच रहे हैं, 90 में अब मुझे कैसे जाना है। 90 में मेरा तरीका ये होता है कि मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन करता हूँ जो मुझे एक ही बार में आ रहे हैं, है ना। जैसे 90 में से मान लीजिए 50 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो ये मैं श्योर कर चुका हूँ कि अब वो 50 क्वेश्चन में गलती की 1% संभावना नहीं है ना। अब सेकेंड राउंड में मैं कैसे जाऊंगा कि अब मैं वो क्वेश्चन करूंगा कि जो मुझे 50-50 आ रहे थे, जहां मैं 2 ऑप्शन तक हटा चुका था, अब 2 ऑप्शन मेरे पास अभी भी बच रहे हैं। अब अगला 20 से 25 मिनट में उन पे खर्च करूंगा कि उनको मैं कंफर्म करके OMR में शिफ्ट कर दूं। तो यदि वो मान लीजिए 20 क्वेश्चन भी है 50-50 के, तो ये मानिए कि आपने पर्याप्त जगलिंग यदि उस पर की है, पर्याप्त सोचा है, तो आप ये मानिए 20 में से आप 12 से 15 क्वेश्चन तो ले लेंगे। मतलब ये इसका कोई वो वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन अंतरात्मा मेरी हर बार यही काम करी है। तो उसके बाद हम और फिर अब जैसे 50 हमने कंफर्म कर लिए थे, 50-50 से हमने फिर 20-25 क्वेश्चन में से 12-15 भी यहाँ से ले आए, तो हमारा अब क्या रेशो पहुंच गया, लगभग 75 तक हम पहुंच चुके हैं, सॉरी 65 तक पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं, अभी भी हमारे पास 35 क्वेश्चन हमारे हाथ में है।
है ना। इन 35 क्वेश्चन में तीसरे राउंड में मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा जिनमें मैं हल्का सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, जहाँ मुझे पॉज लेके सोचने की जरूरत है कि मैं डाटा जो मैंने पढ़ा है, फैक्ट जो पढ़ा है, उसमें मैं जो कंफ्यूजन हो रहा है, तो वहां से मैं कुछ क्वेश्चन कवर करूंगा। तो ऐसे जब हम कैलकुलेटेड वे में जाते हैं तो आसानी से हम 80, 75 या उससे आगे भी जा सकते हैं। और यदि मैं तुक्के लग जाएं तो वो जो 10-15 क्वेश्चन में लग गए तो वो हमारी किस्मत है, हमें आगे नंबर मिल जाएंगे। तो ये एक सेफ होने का तरीका है। तो वही है कि PYQ टेस्ट सीरीज लगाने का मोटिव है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों लगा रहे हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपको नए क्वेश्चन चाहिए तो लगाइए, जितने हो सकते हैं उतने लगाइए। आपको लग रहा है OMR में गलती हो रही है तो लगाइए। तो ये 2-3 कारण हैं जिनके आधार पे आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। कौन से ईयर से फीडबैक करना, जैसे बीएससी अपना पैटर्न हर साल अपडेट होता है कि इस साल उसमें इस टॉपिक से ज्यादा है, तो उसका क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है। देखिए, तो मैं अभी हम किसका कौन से ईयर से पढ़ते हैं? PSC को लेके मेरा मानना है, मैं रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, तो PSC को लेके मेरा मानना है कि वो एक सांप की तरह है ना। वो अपने केचुली उतारता है लेकिन रहता वो सांप ही है ना। तो ये कहना कि उसके क्वेश्चन आप देखेंगे ना, उसके क्वेश्चन जो आज हैं ट्रेडिशनल टॉपिक से, वो 1995 में वही पूछ रहा था वो, है ना। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आप कितना समय, मुझे लगता है कि 10 1 साल की यदि PYQ आप लगा लेते हैं तो मोर देन सफिशियंट होंगे कि आपके पुराने भी उसमें कवर हो चुके होंगे, है ना। और खासकर लेटेस्ट से शुरू कीजिए, 24 से लेके पीछे तक आप जहाँ तक जा सकते हैं, 17, 18, 16 तक। मैथ्स के लिए भी स्पेशल बिल्कुल। मैं मतलब आप PYQ तो आप ये समझिए कि वो आपकी गीता, PYQ और सिलेबस आपके गीता कुरान सब वही हैं। उसके अलावा आपको कहीं ना इधर जाना है ना उधर जाना है ना। ये दो चीज़ें तो हमेशा आपको पकड़ के चलनी है, चाहे कोई कितना ही भटकाए, कोई कितनी नई टेस्ट सीरीज आए, आपको नहीं भटकना। आप PYQ सिलेबस पे रहिए, फिर उसके बाद अदर सोर्सेज का उपयोग कीजिए। 24 में अपडेट हुआ, मेंस के लिए हम रिवाइज और 24 की लगा पाएंगे। ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी आपको मैंने बताया PSC क्या है, तो वो जो आज है कल भी वही था। बस सिलेबस उसका चेंज हो जाता है, टॉपिक वो थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, है ना। लेकिन उसका तरीका लगभग वही है। वो पहले भी पूछ रहा था कि गुप्तकाल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, वो आज भी यही पूछेगा कि गुप्तकाल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है ना। तो उसके पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत समय के अनुसार तो उनको भी चेंजेस करने पड़ते हैं कि भाई अब थोड़ा बहुत तो वो और लेवल अप करेगा ना हल्का सा, लेकिन मूल नेचर उनका वही है। तो आप इस चीज़ को इसमें मत बांधिए कि 24 का सिलेबस है तो उसके मेरे पास एक ही साल के PYQ हैं। आप ये समझिए कि हाँ, टॉपिक कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन PYQ पुराने काम आएंगे आपको। ठीक है, आखिरी एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, ये सेवन का 10 मार्क का है, 7 मार्क का वेटेज था, ठीक है। अब हम 7 मार्क के ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए क्या स्टार्ट करना है, शॉर्ट कट हम पूरा करके ठीक है। हाँ हाँ, बताइए। जैसे क्या है कि अगर करंट की पर्टिकुलर सरकार को तो एक ऑप्शन ये है जो 10 से 12 योजनाओं के नाम सीधे करके किया है। दूसरा अगर हम एक टाइम में मेंशन करके सबसे एक्सप्लेन करते हैं तो हम पास से नाम कैसे सर जैसे कि मल्टीपल जनजाति की बात कर रहा हूँ, तो अगर एक्सप्लेन करते हैं तो हम कम लिख पा रहे हैं, और अगर हम सर जनजाति के नाम लिखते हैं तो उनके बाद नाम ज़्यादा ठीक, एक और किसका क्वेश्चन था और बताइए। वैसे प्री के लिए ठीक है, वैसे बहुत बात हो गई है। फिर और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक साथ जवाब देंगे। आपके और कोई क्वेश्चन बता दीजिए। नहीं, मार्केट मार्केट में नहीं। मार्केट में नहीं जाइए। आप जिस संस्थान में अभी बैठे हैं ना, मतलब मैं कोई बायस होके नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने एक PYQs की बहुत बेहतरीन बुक निकाली हुई है, मतलब पहली बार वो संकलन देखने को मिला है। और ऐसा नहीं कि वो मैं किसी उससे बोल रहा हूँ, मैंने खुद वो यूज़ की है और बेहतर रूप से उसको पर्सनली ध्यान दे के लिखा गया है, जो अभी तक मार्केट में थी नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत है। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक।
ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है। अब इतने क्वेश्चन हम लेते हैं, इनके आंसर करते हैं और फिर इसके बाद समाप्त करते हैं ना। तो पहले आशीष इनका आंसर बताइए। वो उनका पूछा था कि वो पॉइंट वाइज लिखना है, फ्लो चार्ट हम बता सकते हैं। देखिए जो लिखने पे है दो मैं चीज़ बता देता हूँ। एक पहले आपका जो मूल क्वेश्चन है कि 7 मार्कर में आप फ्लो चार्ट वगैरह यूज़ करें कि नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप प्रैक्टिस जितनी यहाँ करेंगे, मतलब आप कितने 10 प्रकार के फ्लो चार्ट बनाना सीख लें, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप एग्ज़ाम में 3 से 4 ज़्यादा फ्लो चार्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना स्कोप होता है, ना समय होता है, ना ही उतनी ज़रूरत होती है ना। तो आप यहाँ जितने, और वो 3-4 भी तब निकलेंगे जब आपने यहाँ रगड़ के मेहनत की होगी, तब जाके वो बनेंगे। दूसरा कि फ्लो चार्ट की ज़रूरत कहाँ होती है, ठीक है। आपकी जो असली आंसर राइटिंग स्किल है ना, वो पता है कहाँ आके दिखती है? कोई बताएगा किस किस पोर्शन में आके दिखती है? चलिए ठीक है, 10 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे आपकी असली आंसर राइटिंग स्किल दिखती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो ज़्यादा स्पेस मिला है, डायमेंशन ज़्यादा कवर करना है, और प्रेजेंटेशन आप वहाँ बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो आपका जो मूल फ्लो चार्ट का फॉर्मूला है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्कर पर ज़्यादा अप्लाई होगा। 7 मार्कर पे कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जहाँ डिमांड होती है उसकी, मतलब वहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में दिख जाएगा कि मुझे बनाना है कि नहीं यहाँ पे। क्योंकि ना 9 लाइन होती है, और 9 लाइन में हमारे पास इतना फैक्ट या इतना डाटा या इतनी तैयारी तो होती है कि हम 9 लाइन भर सकें, है ना। तो असली जो फ्लो चार्ट की होता है 10 मार्कर में होता है। और ये मुझे लगता है पॉइंट की बात जहाँ तक रही, तो 2 और 7 नंबर में हमारे पास पैरा का कोई स्कोप है ही नहीं, मतलब वहाँ तो संभावना भी नहीं है ना। 10 मार्कर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर वो पैरा की डिमांड वो खुद करते हैं, है ना। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट में जाइए, क्योंकि आपके पास 8 से 9 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्कर में। आपने वो लिमिट क्रॉस की, उसका प्रभाव पड़ जाएगा अगले क्वेश्चन पर, है ना, और वो फिर साइकिल चालू हो जाएगा और आपके नंबर कटते जाएंगे। इसलिए कोशिश अपने को ये करनी है कि 8 मिनट में आप जैसे भी लिख सके, पॉइंट में लिख लें या पैरा में लिख लें, है ना, और अपनी बात सही तरीके से लिख दें। तो मुझे लगता है कि ये आंसर राइटिंग को लेके है। और दूसरा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, बाहर बताना मत कि मैंने ये सीक्रेट रिवील किया है ना। अभी अगला जो आपका सेशन होने वाला है यहाँ पे, जो डीएसपी मैडम शायद आने वाली है ना, वो हमारे सर्कल की हैं। तो उनको लेके हम इतने श्योर हैं कि उनसे बेहतर आंसर राइटिंग अभी तक हमने किसी की देखी नहीं है ना। तो आपके जो भी सारे आंसर राइटिंग के डाउट हैं लिख के रखिए, उनके पीछे उस दिन पड़ जाइएगा, क्योंकि वो आसानी से निकालती नहीं है ना। तो अगली बार जब वो आए तो आंसर राइटिंग को लेके उनसे जितना सीख सकते हैं, हम मेरी कोशिश खुद रहेगी, मैं खुद आके आपके बीच बैठूं और उनसे सीखूं, है ना। तो उनको लेके, आंसर राइटिंग को लेके भैया मुझे लगता है कि अभी तक हमने उनसे बेहतर देखा नहीं है, चाहे प्रेजेंटेशन को लेके, चाहे राइटिंग को लेके, चाहे क्वेश्चन की समझ को लेके, चाहे उसे शो कैसे करना है उसको लेके। प्रेफरेंस आप बोल रहे हैं क्या कि सब जो आंसर राइटिंग है, एक्चुअली हम लोग भी जैसे यहाँ आंसर राइटिंग लिखते थे, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उनकी कॉपी देख के हाँ। फिर अपनी कॉपी को उससे कंपेयर करता था कि मैं उस आंसर को, मैंने यार ऐसे लिखा है और इनने ऐसे लिखा है, तो उसमें कैसे लिखा जा सकता है। आंसर राइटिंग के आपके सारे क्वेश्चन उस दिन पूरे हो जाएंगे। हाँ, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है हाँ। बच्ची का, उसको बता दीजिए। क्या क्या सवाल था? क्या टॉपिक पढ़ें, अगले प्रीलिम्स देना 26 का। हाँ, देखिए तैयारी के दौरान सर ने हमें सिखाया है कि आप एक्सट्रीम होके कुछ नहीं कर सकते, कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें। आपको चाहिए बैलेंस, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे एग्जाम ओरिएंटेड हो। आपको सिलेबस पे भी पूरा ध्यान देना होगा, पीवाईक्यू से टॉपिक निकाल के वो भी तैयार करने होंगे, और ऐसे और जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं उन पे भी आपको बैलेंस बनाना होगा। तो जितना अच्छा आप ये बैलेंस बना लेंगे, फिल्म्स निकालने में उतनी आपको दिक्कत कम होगी। तो मुझे लगता है कि एक पॉइंट पे फोकस करने की बजाय कि क्या टॉपिक पढ़ें, इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा सब पढ़ें। तो मुझे लगता है कि ये अप्रोच मेरी है फिल्म्स को लेके। ठीक है। और एक आपका आखिरी प्रश्न जो था कि सेल्फ डाउट होता है, सबको होता है, आप 50% लिख रहे हैं, अगर दोबारा लिखेंगे तो 60% लिख जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। तो साइकिल की बात हो रही थी ना, जैसे हम रिवीजन के लिए साइकिल बनाते हैं, प्रैक्टिस के लिए वही साइकिल आप बनाएंगे। उस क्वेश्चन को ऐसा नहीं एक बार लिख लिया दोबारा नहीं लिखना है, उसको ही आप दोबारा लिख के देखिए, और यकीन मानिए आप पहले से थोड़ा बेहतर जरूर लिख पाएंगे। तो सेल्फ डाउट तो आएंगे, लेकिन उनको हटा के आपको दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप परफेक्ट हो जाएंगे। और मुझे लगता है लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाए हैं, और कुछ जो नहीं दे पाए हैं वो अगले सेशन में जब आप पूछ सकते हैं। बाकी उन्हें 10 बजे तक अच्छा। 11 बज रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि अकेडमी से आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सब।